मैं उसे बुलाना चाहता हूं जो अद्भुत कवि है, हिंदी कवि सम्मेलन के योद्धा हैं, जिनको सुनना हम कवियों को बड़ा अच्छा लगता है। वो हैं हमारे बीच आदरणीय तेज नारायण जी बेचैन, जिनको जिनके शब्दों को ध्यान से सुनना, एक शब्द भी सुनने से चूक गए तो उनका कौशल बेकार हो जाएगा। हमारे देश में बड़े बड़े व्यंग्यकार हुए, ये पुराने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जिनको पता होगा पहले एक नवभारत टाइम्स अखबार आता था। नवभारत टाइम्स अखबार के पीछे एक कॉलम छपता था प्रतिदिन, उस पर शरद जी जोशी का एक टिकट साइज का फोटो छपता था और रोजाना व्यंजनाएं लिखते थे। क्या छोटे छोटे जुमलों में व्यंजनाएं कह देते थे। एक एक जुमले में शरद जी जोशी लिखते हैं, हमारी सरकार समस्याओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाना चाहती है, पर कदम इतने ठोस हैं कि उठते ही नहीं है। उस तेवर के कवि को बुलाना चाहता हूं, जरा जोरदार ताली के गड़गड़ाहट से स्वागत करें कविवर श्री तेज नारायण बेचैन। मेरे खड़े होते ही दो लोग उठ गए। बेचैन मैं हूं, लेकिन वो क्या निकालने जा रहे हैं? पानी भेज दे रहा हूं। बहुत बढ़िया संचालन बुद्धि प्रकाश कर रहा है। बुद्धि प्रकाश एक ऐसा ब्रोकर है जो पुरानी हवेली को भी फ्लैट के भाव में बिकवा देता है। बढ़िया गीत सुनाए वैशाली जी ने। पहले प्रेम प्यार के मुक्तक सुनाए और फिर कृष्ण भक्ति का गीत सुनाया। ऐसा लगा जैसे मल्लिका शेरावत स्विमिंग पूल में नहाने के बाद सीधी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी आश्रम में घुस गई हो। ये है तेज नारायण बेचैन। बोले मैं प्यार की कवियत्री हूं, प्यार की हवेली हूं, अपने मालिकों को। अब हवेली अपनी जगह बैठ गई और मालिक भी अपने तापते रह गए। प्यार इतनी सस्ती चीज नहीं है वैशाली। मुनव्वर राणा साहब ने कभी कहा था कि दिलों पर राज किसका है, हुकूमत कौन करता है। दिलों पर राज किसका है, हुकूमत कौन करता है। इबादत गाह किसकी है, इबादत कौन करता है। यहां से रेल की पटरी बहुत नजदीक है वैशाली, चलो हम फैसला कर लें मोहब्बत कौन करता है। तो ये क्या है, मोहब्बत क्या गाने बजाने की चीज है। मेरे समर्थन में ईश्वर भाई ने भी मुंडी हिला दी। वो मुंडी इसलिए हिला दी कि आप उन्हें ढंग से देखो और फिर आप मुझे ढंग से देखो। ऐसा लगता है जैसे साड़ू भाई हैं। आनंद से रहो, बीच में मत बोल। बीच में वो बोलता है जिस इसमें आयुर्वेद में इसको बड़ी बीमारी कहा जाता है। मस्ती से सुनो, आनंद से रहो। मैंने तो कभी 4 पंक्तियां कही थी नोखा के लोगों, तीसरी चौथी बार आया हूं आपके शहर में। मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। मैं व्यंजना का बहुत छोटा सा कवि हूं। व्यंग वो होता है जिसमें कहा कुछ जाए, सुना कुछ जाए, समझा कुछ जाए और सोचा कुछ जाए। ये है व्यंग का अपना एक आनंद। एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना समझ रहे हो। बस समझ जाओ तो मुझे समझा देना, मैं अपनी यात्रा आगे प्रारंभ करूंगा। जगदीश जी बैठे हैं, हमारे हिंदी कवि सम्मेलन की बड़ी जवाबदेही मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं। एक कुत्ता भौंक रहा है, एक कुत्ता भौंक रहा है,
लेकिन दूसरा चुप है क्योंकि उसके मुंह में हड्डी है। क्या बात। एक कुत्ता भौंक रहा है, दूसरा बिल्कुल चुप है क्योंकि उसके मुंह में हड्डी है। दरअसल ये जो हड्डी है वही भरे पेट और खाली पेट के बीच की कबड्डी है। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तालियां आपकी कम हैं, मैंने अच्छी बात कही है। अच्छी बात पर अगर सदन तालियां बजाना बंद कर देगा तो ये मंच भी अच्छी बात कहना बंद कर देगा। एक बार भरपूर तालियां बजा दो, मेरे कहने से बजा दो। तो ये मैंने केवल बताया आपको कि ये व्यंग्य है क्या। व्यंग में कहा कुछ जाए, सुना कुछ जाए और सोचा कुछ जाए। मुझे तो याद है एक बार एक शॉपिंग मॉल में से एक पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। महिला ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई तभी उसके समझदार पति ने उसे डांटा। बोले, यार इसे 5 नहीं पूरे 500 रुपए दे क्योंकि ये वाकई अंधा है। क्या बात। तालियां आपकी फिर कमजोर हैं। इन्हें घनीभूत करना आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फिर समझाता हूं। अब की बार आप तालियां रोक सको तो रोक लेना। आपको याद होगा पिछले दिनों एक बड़ा पत्रकार आया था वाइल्ड लाइफ का, उसका नाम था बियर गिल्स। बियर गिल्स जो वन्य प्राणी संरक्षण का बड़ा पत्रकार है, वो भारत आया, टेलीविजन ने दिखाया। उसके साथ हमारे मोदी जी जंगल में घूमे। जब जंगल में बियर गिल्स के साथ हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री घूम रहे थे तो अचानक एक खूंखार शेर सामने आ गया। तो बियर गिल्स ने कहा, मोदी जी अगर मान लो आप जंगल में घूम रहे हैं और कोई खूंखार शेर सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? मोदी जी उस शेर के पास गए, शेर के कान में कुछ कहा, शेर ने सुना और शेर उल्टे पांव जंगल में वापस। बियर गिल्स हैरान, बोले मोदी जी आखिर ऐसा क्या कह दिया शेर से जो ये वापस चला गया? बोले मैंने तो कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा था कि पंजे फटकार के दहाड़ता क्या है, माँ ने दूध पिलाया है तो आजा चुनाव लड़ ले। समझ रहे हो ना आप? ये है व्यंग का अपना तेवर। व्यंग में मैंने कहा ना, कुछ कहा जाए कुछ सुना जाए। मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं, मैं थोड़ा सा आपको अपने लायक कर लूं। एक एपिसोड में आपको दिखाता हूं। एक हुए लाला रामदेव। नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है, अब वो बाबा तो रहे नहीं है। जो आदमी कारोबार करने लगे तो वो तो फिर लाला ही है। उन्होंने कहा ये सरकार बदल दो, हम बताएं वो सरकार ले आओ, अगर आप वो सरकार ले आओगे तो विदेशों से काला धन हम ले आएंगे। हमने उनके कहने से सरकार बदल दी, आज तक काला धन नहीं आया। एक दिन मिल गए मुझे फ्लाइट में, बारीक व्यंग कर रहा हूं, पकड़ सको तो पकड़ना। एक दिन मिल गए फ्लाइट में, मैंने कहा बाबा जी आपने तो कहा था सरकार बदल दो काला धन वापस आएगा, अभी तक नहीं आया। बाबा जी बोले हैं। मैंने कहा अच्छा, शर्म नहीं आती? सन्यासी होके झूठ बोलते हो, जबकि आपने तो बचपन में चाय भी नहीं बेची। लेकिन साहब समझना, हिंदुस्तान का एक बहुत अदना सा व्यंग्यकार आपके बीच में खड़ा है। जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर मुझे मोहब्बत मिल जाए। नोखा मुझे बहुत प्यार करता है, एक एक व्यंग का आनंद लेना। वो काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन दुग्गड़ जी 8 चीते आ गए देश में, और वो चीते भी मेरे ग्वालियर के पास कूनों के जंगल में छोड़े गए, नामीबिया के जंगल से लाए गए। नामीबिया के जंगल से जब वो 8 चीते हिंदुस्तान लाए गए तो बाकी बचे हुए चीतों ने उन 8 चीतों से कहा, बोले भैया हिंदुस्तान जा तो रहे हो, बोले हिंदुस्तान जा तो रहे हो, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखना, क्या पता वहां का वातावरण आपको रास आए ना आए,
तो उन 8 चीतों ने उत्साहित होकर के कहा, बोले काका जी हमारी चिंता मत करो, हम तो यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं। तालियां कम है, जरा पीछे वाले उठा दो तालियां। मैं आपके बीच जब तक हूं तब तक आपको आनंद दूंगा, इधर के लोगों की भी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, इस एपिसोड में जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। मीडिया क्या दिखाता है, राजनीति की प्रतिबद्धताएं क्या हैं, देश की जरूरतें क्या हैं, उसके बीच के जो विसंगति है उस विसंगति को मैं आपके बीच में उद्घाटित करता हूं। वो जब 8 चीते यहां आए तो एक बड़ी अच्छी खबर आई। उन 8 चीतों में जो मादा चीती थी उसने यहां आकर के 3 बच्चों को जन्म दिया। फिर 2 दिन बाद एक खबर आई कि उन 8 चीतों में से एक चीता जंगल का बाड़ा तोड़ करके भाग गया। मैंने उस भागे हुए चीते को पकड़ करके कहा, मैंने भैया हमारी खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या? वो बोला नहीं भाई, आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं है। हमें तो दुख इस बात का है कि जैसे तैसे तो हमारे परिवार में 3 बच्चे पैदा हुए और उसका भी श्रेय लोग मोदी जी को दे रहे हैं। तो ये है व्यंग का अपना तेवर। मैं अपना इस एपिसोड को कम करता हूं। हमारे अध्यक्ष जी सामने आ गए, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब क्रम चलता रहेगा। मेरी तो कुंडली में लिखा हुआ है, कोई चाय पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। ये देख लीजिए, निकल गया। सिगार की सिस्टर, सिगरेट की साली, चिलम की बुआ, हुक्के की घरवाली, धूम्रपान की सबसे पुरानी पीढ़ी यानी कि बुझी हुई बीड़ी। क्या बात है नहीं, ताली बजाओ। सिगार की सिस्टर, सिगरेट की साली, चिलम की बुआ, हुक्के की घरवाली, धूम्रपान की सबसे पुरानी पीढ़ी यानी कि बुझी हुई बीड़ी। सिनेमा हो या जेल, पैसेंजर हो या मेल, अस्पताल हो या कचहरी का कोई कोना, बड़ा कंपलसरी होता है इसका होना। ससुरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार की तरह फैली है। समझ में नहीं आता कि ये बीड़ी है या युवक कांग्रेस आई की रैली है। ससुरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार की तरह फैली है। समझ में नहीं आता कि ये बीड़ी है या युवक कांग्रेस आई की रैली है। कविता यात्रा कर रही है कि ना जाने कब की बुझी बुझाई, एक रिक्शे वाले ने बीड़ी सुलगाई। रेलवे पुल के नीचे जैसे ही उसने अपने 2-4 कश खींचे और घुमाया अपने रिक्शे का पहिया। मैंने कहा भैया तू वैसे ही दिन भर वजन ढोता है, पता है बीड़ी पीने से कैंसर होता है, लीवर कमजोर करती है, फेफड़े कर देती है खराब। उस पर अगर तू पीता होगा कहीं शराब तो देखना तू बहुत जल्दी अपनी आंखें मीचेगा, फिर रिक्शा के तेरा बाप खींचेगा। क्या बात है भाई साहब, वाह। फिर रिक्शा के तेरा बाप खींचेगा। अरे बाल बच्चों की संभावनाओं पर जिया कर, तू बीड़ी नहीं दूध पिया कर, पसीने से तरबतर। रिक्शे वाला बोला सर जब मयस्सर नहीं है 2 वक्त के नेवाले, अरे दूध क्या पिएंगे हम रिक्शे वाले। किराए का रिक्शा महाजन का सूद, ऊपर से पी लें अगर हम दूध तो भाई साहब भूख हमारे झोंपड़ों को कुतर जाएगी। अच्छे खासे रिक्शे की चैन उतर जाएगी, अच्छे खासे रिक्शे की चैन उतर जाएगी, अच्छे खासे रिक्शे की चैन उतर जाएगी, अच्छे खासे रिक्शे की चैन उतर जाएगी। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे सुना इतना ढंग से। मुझे मैं समझता हूँ बहुत कम जगह पर सुना जाता है, लेकिन आपने सच्ची जगह तालियां बजाई, मैं सैल्यूट करता हूँ। 1-2 अच्छी कविताएं और सुनाता हूँ। मेरे बाद में सुनील जोगी जी आएंगे, यहाँ पर जगदीश सोलंकी जी आएंगे। मेरा मन है साहब कुछ अच्छा सुना जाऊँ आपको। मेरी इन दिनों की जो चर्चित कविता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। स्वच्छता अभियान की यहाँ बात चली कि इस शहर को स्वच्छता अभियान के तहत चुना गया है। मैं एक कविता आपको इशारे की सुना देता हूँ। ये बीच में जो व्यक्ति उठ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है 2-4-5 मिनट बैठ जाएं। जहां अच्छा लगे तो बस तालियां बजा करके आप मेरा समर्थन करना। चौंकिएगा नहीं इस सीन पर, चौंकिएगा नहीं इस सीन पर, मैं खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। चौंकिएगा नहीं इस सीन पर, मैं खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। इधर मुंह तंबाकू के पान से सना, उधर प्लेटफॉर्म पर थूकना मना। गजब का विरोधाभास था।
मैं जल्दी से कहीं थूक दूं, मेरा यही प्रयास था। आहा, पीक प्रसव के लिए जैसे ही मेरा मन अंदर से हुंका, एक प्रसव, क्या बात। मैं नवाबों की तरह एक कोने में गया और जाकर चुपचाप थूका। जेब से रूमाल टटोला, तभी एक थूकदान मुझसे बोला, मिस्टर, प्लेटफॉर्म के चरित्र पर थूकना मना है। क्या बात है। मिस्टर, प्लेटफॉर्म के चरित्र पर थूकना मना है। ये थूकदान आखिर किस लिए बना है? मैंने कहा, मित्र, प्लेटफॉर्म का भला कैसा चरित्र? अरे तुम थूकदान हो, थूकदान की तरह औकात में रहो और आदमी के मुंह लगे हो, इस अपराध में सॉरी कहो। आहा, क्या बात है। और आदमी के मुंह लगे हो, इस अपराध में सॉरी कहो। बदलते हुए अपना चोला थूकदान मुझसे बोला, भाई साहब, जिस तरह ये आदमी अपने आप को समझता बड़ा पवित्र है, उसी तरह इस प्लेटफॉर्म का भी अपना एक नैतिक चरित्र है। ये सृष्टि का स्वरूप है, सारे ब्रह्मांड की छाया और धूप है। अरे हम थूकदान इसे प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि आगम और निर्गम का एक बहुत बड़ा उपक्रम मानते हैं। और बाबूजी, जहां तक इसके चरित्र का प्रश्न है, हम थूकदान केवल इतना ही जानते हैं कि जब जब कुंठाग्रस्त और कर्तव्यहीन व्यक्ति का मन अंदर से हुंका है, उसने आत्म मंथन की बजाय किसी ना किसी चरित्र पर थूका है। उसने आत्म मंथन की बजाय किसी ना किसी चरित्र पर थूका है। किसी ना किसी चरित्र पर थूका है। बाबूजी, मैं तो निर्जीव पत्थर से बना हुआ बेजान हूं, आपकी कसम कुल मिलाकर थूकदान हूं। बाबूजी, मेरे अंदर श्रद्धा है, समता है, अच्छे अच्छे थुक्कड़ों को सहने की क्षमता है। बाबूजी, मेरे अंदर भले ही सभ्यता की आंधी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे यार, ये प्लेटफॉर्म है, कोई महात्मा गांधी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे यार, ये प्लेटफॉर्म है, कोई महात्मा गांधी नहीं है, जिसे आजकल खूब चला जाता है। हर ऐरा गैरा नत्थू खेरा थूक के चला जाता है। दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म के प्रति थूकदान के ये विचार थे, इसके पीछे कितने बड़े राष्ट्रीय संस्कार थे। हे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों, विधिवेत्ताओं, परस्पर स्वार्थ के लिए लड़ते हुए नेताओं, आपसी स्वार्थ में एक दूसरे को फूंको, चाहे एक दूसरे पर हूंको, लेकिन थूकदान का कहना यही है, किसी के चरित्र पर नहीं, हमेशा थूकदान में थूको, हमेशा थूकदान में थूको, हमेशा थूकदान में थूको, हमेशा थूकदान में थूको। क्या अद्भुत कवि सम्मेलन हो रहा है। ये कविता मेरा विषय नहीं थी, लेकिन चूंकि नोखा नगर पालिका को ये अवार्ड मिला है कि उसने स्वच्छता अभियान में योगदान दिया, इसलिए मैंने ये अपने पिटारे में से निकाली। आपका मन हो तो एक कविता सुना के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरी इन दिनों की बड़ी चर्चित कविता है लाल किला। एक बार इजाजत दे दीजिए आगे से लेके पीछे तक। देखिए, एक निवेदन कर दूं मैं आपको, जो पीछे से सीटी बजा रहे हैं, ये नगर पालिका, हमारे नारायण जी झवर, हमारे ईश्वर जी केवल ये कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के नामचीन कवियों को यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन उन नामचीन कवियों को सुनने की जवाबदेही उनकी नहीं है, आपकी है। आप कैसा उनको सुन के दिखाएं। लाना, कवियों को लाना बहुत सरल काम है, सुन के दिखाना आपका काम है, वरना गई भैंस पानी में। उन्होंने तो पैसा खर्च कर दिया, आप बड़ा सुन के दिखाइए। यहाँ बड़ा समृद्ध मंच है, जगदीश सोलंकी जी बैठे हुए हैं, प्रिय भाई पद्मश्री सुनील जोगी को यहाँ पढ़ना है, और मेरे छोटे भाई अद्भुत आदमी है, इनको सुनना है। एक कविता सुन लीजिए, लाल किला। हाँ भाई साहब, स्वागतम। मैं इस दावे के साथ सुनाता हूं कि अगर आपने सुन लिया ढंग से तो आपको मेरा नाम याद रहे ना रहे, लेकिन कविता आपको मेरा नाम याद दिलाती रहेगी, इस जिम्मेदारी से पढ़ता हूं। लाल किला हर साल एक भाषण देता है, 75 साल हो गए हमें वो भाषण सुनते सुनते। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का दुर्भाग्य है, हमारे जनतंत्र का दुर्भाग्य है कि हर साल भाषण वही के वही रहते हैं, केवल लोग बदलते जाते हैं। वाह। उन भाषणों में विकास की जो गंगाएं बही जाती हैं, वो हमारे और आपके घरों तक आते आते रास्ते में कहां सूख जाती हैं। क्या बात है। बस उसका एक हिसाब किताब है मेरी कविता।
बहुत अच्छा। जहां अच्छा लगे दाद दीजिएगा, ना भी लगे तो मेरा मन रखने के लिए दाद दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने अच्छी कविता लिखी है। हाँ भाई साहब। आप ये भाषणों का बोझ आप सभी को समर्पित करता हूं। आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आजादी, आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। जिंदाबाद। आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। वाह 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 वाह। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। आहा, वाह वाह। और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर आप राज मुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, बान है, शान है। अरे आपके लिए भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। क्या बात है भाई। आपके लिए भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। इस पर खड़े होकर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को घसीट रहे हैं। हम 75 सालों से अपना माथा पीट रहे हैं। याद करो, पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। बहुत अच्छे। याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। आपके ये नेक इरादे अखबार की सुर्खियों में छा चुके हैं। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। वाह वाह वाह। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। हम पर नदी और नहर दोनों का कर्जा चढ़ा है, और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। वाह वाह वाह। और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। हुजूर आप अगर भगीरथ हो तो अपने भगीरथ होने के मानी दे दो। हम 75 सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हम 75 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। हम 75 सालों के एक 10 पंक्ति का राजनीति का चित्र खींच रहा हूं दोस्तों। मोहब्बत देना, मुझे विदा करना अगर मैंने ठीक से चित्र खींच दिया हो। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद उसकी आत्मा है। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद उसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। क्या बात है। लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर, पंक्ति सुनना। हाँ भाई साहब। आजाद भारत के अंदर
गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। वाह 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 वाह। बंदर भी समझ गए, क्या इशारों की भाषा है। समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। वाह। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। और अंत में 4 पंक्तियां आपकी तरफ से मुझे विदा करना नोखा के प्यारे लोगों, कि जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ। मजलूम को तो टांग आए सूली पर, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ, मुल्क के रईस